हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसयूआई की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको गद्य खंड में संकलित एवं वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध के शेष गद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित एवं वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध के शेष अंश को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक के अंतर्गत पेज संख्या 58 निकालिए। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र का स्वरूप यह निबंध विधा में लिखा गया है तथा वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से संकलित है। इसके साथ ही बच्चों, मैंने बताया था कि किसी भी राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण 3 तत्वों से होता है। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है जन और तीसरा होता है संस्कृति। भूमि पर हम चर्चा कर चुके थे। अब राष्ट्र के स्वरूप के निर्धारण का द्वितीय तत्व जो है वो है जन। तो आज हम जो व्याख्या पढ़ेंगे वो जन से पढ़ेंगे। तो देखिए, आपकी पुस्तक में लिखा होगा जन। चलिए चलते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले, राष्ट्र करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। बच्चों, इस गद्यांश के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्धारण का द्वितीय तत्व जन है और मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा क्या होते हैं? अंग होते हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो किसी भी राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित नहीं होता। पृथ्वी और जन के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लोगों के कारण या जन के कारण ही जो पृथ्वी होती है वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। सच्चे अर्थों में पृथ्वी माता है और उसमें निवास करने वाले जो जन हैं वह उसकी संतान या पुत्र हैं। देखिए, संस्कृत की उक्ति दी हुई है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इसके बाद बच्चों देखिए, उसका हिंदी शब्दार्थ भी दिया हुआ है, हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। माता भूमि माता है, पुत्रो अहम पृथिव्याः, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। लेखक का मानना है कि जब मनुष्य के अंदर या जन के अंदर यह भावना आ जाती कि पृथ्वी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ तो यही अनुभव जो है वो राष्ट्रीयता की क्या है? कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर क्या होते हैं? प्रस्फुटित होते हैं। जब यह भाव सशक्त रूप में जागता है, जब यह भाव सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। बच्चों, अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि भारत देश का उदाहरण लें, हम 700 वर्षों तक गुलाम बने रहे। जब हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना के अंकुर पल्लवित और पुष्पित हुए तब 1857 की क्रांति हुई और ऐसी यह भावना की बयार चली कि हम अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए चटपटा उठे। तो लेखक का यही मानना है कि माता और पुत्र के संबंध का ये जो भाव है जितना ज्यादा होगा उतना ही राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर प्रबल होगी और राष्ट्र निर्माण के जो स्वर होंगे वह वायुमंडल में गूंजने लगेंगे। अर्थात हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयत्नशील होंगे।
जहाँ यह भाव नहीं, वहाँ जल और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। बच्चों, जहाँ पर भूमि और जल के बीच माता और पुत्र का संबंध का भाव नहीं होता, वहाँ के लोगों के लिए पृथ्वी अचेतन और जड़ बनी रहती है। और जहाँ माता और पुत्र के संबंध का भाव आ जाता है, वही राष्ट्रीयता की भावना जो है वह अपने सशक्त रूप में दिखाई देने लगती है। जिस समय भी जन के हृदय में भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जैसे ही हम पृथ्वी के प्रति माता का भाव रखते हैं और माता का भाव रखने के कारण श्रद्धा और आनंद से हमारा प्रणत भाव माता के लिए संप्रेषित होने लगता है और ये भाव प्रकट होते हैं। कौन से भाव प्रकट होते हैं? देखिए, नमो मातृ पृथिव्यै, नमो मातृ पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यह प्रणाम भाव कि माता भूमि को प्रणाम है, यह श्रद्धा और आनंद का जो भाव है, यही पृथ्वी और लोगों के बीच, जन के बीच का मजबूत बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति माने होता है दीवार, इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधम पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि माता भूमि के प्रति जो जन का प्रणाम भाव है, वही भूमि और जन के बीच का दृढ़ बंधन है। इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र के भवन का निर्माण होता है और इसी दृढ़ चट्टान पर, मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहते हैं। लंबे समय तक राष्ट्रीयता की भावना बनी रहती है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और उनके अधिकार क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। लेखक का मानना है कि जो लोग भूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध करते हैं या अपने कर्तव्यों को जानते हैं, उन्हें ही पृथ्वी के अधिकारों को पाने का क्या है? पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकार है। माता के प्रति जिस प्रकार सांसारिकता की दृष्टि से देखें तो माता के प्रति पुत्र का सेवा भाव और प्रेम भाव स्वाभाविक कर्तव्य है। यह एक बिना कारण का धर्म है। उसी प्रकार इस माता भूमि के प्रति जन पुत्र रूपी जो जन है, जन रूपी जो पुत्र है, उसका अनुराग और सेवा भाव रखना भी प्रमुख कर्तव्य है। यदि कोई पुत्र अपनी माता के प्रति सेवा भाव और जो है अनुराग या प्रेम नहीं रखता और स्वार्थवश माता से प्रेम करता है, तो ऐसा पुत्र अधःपतन की ओर चला जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान देना चाहिए। आते हैं बच्चों अगले गद्यांश पर। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक यह मानता है कि पृथ्वी पर जो भी लोग निवास करते हैं वह सभी बराबर है। जाति पात, वर्ण भेद, भाषावाद, इन सभी के आधार पर जो अंतर है वह अंतर नहीं होना चाहिए। यदि हम सार्वभौमिक दृष्टिकोण
जन उसी प्रकार बराबर हैं जिस प्रकार माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से देखती है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि की उन्नति करना चाहता है, मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है, उसे ही अधिकार, समान अधिकार पाने का क्या है? अधिकार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं वो अनंत रहते हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के लोग जो हैं इन जंगलों में, वनों में, गांवों में, नगरों में, शहरों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सौहार्द मतलब होता है मिलजुल कर रहने का जो भाव है वह खंडित नहीं किया जा सकता। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। हो सकता है कि रहन सहन, रीति रिवाज के अनुसार कुछ लोग जो हैं वो सभ्य हो, कुछ क्या माने जाते हो? निम्न माने जाते हो, परंतु पृथ्वी की दृष्टि से सभी लोग क्या है? बराबर है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। बच्चों, बिल्कुल सत्य बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यदि राष्ट्र का कोई व्यक्ति भी अशिक्षित, बेरोजगार, राष्ट्र की उन्नति से अछूता रहता है तो राष्ट्र की समग्र उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग अर्थात प्रत्येक जन की हमें क्या लेनी चाहिए? सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। बच्चों, जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो पूरा अंग पूरा शरीर क्या होता है? प्रभावित होता है। इसी तरह राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों का कोई भी क्षेत्र या कोई भी व्यक्ति अगर पिछड़ा रह जाता है, उन्नति के अवसर से वंचित रह जाता है तो उससे समग्र राष्ट्र की उन्नति असंभव है। इसलिए समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जल का प्रवाह अनंत है। प्रवाह माने धारा। जिस तरह नदी की धारा क्या रहती? अनंत रहती। एक धारा जो है उत्पन्न होती है, गति करती है और उसके पीछे दूसरी धारा गति करती है। उसी तरह इस संसार में लोगों का जो प्रवाह है वह भी अनंत है। एक पीढ़ी आती है, रहती है और गुजर जाती है, तदुपरांत दूसरी पीढ़ी का आगमन होता है, इसके बाद तीसरी पीढ़ी आती है, तो यह क्रम क्या चलता रहता है? अनंत चलता रहता है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तनाव को प्राप्त किया है। केवल आज ही हम राष्ट्रीयता की भावना से जो है प्रभावित नहीं हुए, जाने कब से, हजारों वर्षों पहले से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती थी। जब तक सूर्य की रश्मियां मतलब किरणें नित्य माने सदैव प्रांत काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक सूर्य की किरणें अमर रहेंगी तब तक राष्ट्र के प्रति लोगों का जो प्रेम है वह भी अमर बना रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस तरह बच्चों नदी सतत प्रवाहशील होती है, उसी तरह राष्ट्र में रहने वाले जो लोगों का प्रवाह है वो सतत वाहिनी नदी के समान है, जिसमें व्यक्ति कर्म
और श्रम के द्वारा नए घाटों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैंने आपको राष्ट्र के स्वरूप के द्वितीय तत्व जन के बारे में बताया व समझाया। अब आते हैं बच्चों हम गद्यांश पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। देखिए आपकी पुस्तक के पेज संख्या 62 पे आइए। खा गद्यांश दिया हुआ है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मिला बच्चों? इस अंश पर आधारित पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये तो आप कर ही लेंगे। गद्यांश के पाठ का क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या दिया हुआ है? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इस अंश की आपको व्याख्या करनी है। गद्यांश पर आधारित बच्चों तीसरा प्रश्न है पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर आप कर लेंगे। चौथा प्रश्न दिया हुआ है उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए? पांचवा और अंतिम प्रश्न है राष्ट्र निर्माण के अंकुर किस भावना के आधार पर उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों यह जो गद्यांश मैंने आपको बताया और इस पर आधारित जो प्रश्न बताए हैं, इन प्रश्नों को के उत्तरों को आपको अपनी HW की कॉपी पे बहुत सुंदर राइटिंग